चीजें हैं। जैसे आप राजनीतिक दर्शन में देखें तो राजनीतिक दर्शन का जो स्वरूप है वह वर्णन मिलता है रॉबर्ट इसका जो राजनीतिक दर्शन के समग्र स्वरूप का जो वर्णन मिलता है फिलॉसफी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी में पहली बार पूरा का पूरा आपके राजनीतिक दर्शन का एक स्वरूप मिलता है। अब बात आती है कि राजनीतिक चौखंबा पब्लिकेशन से मिल जाएगी मेरे लाल, गूगल करो, चौखंबा का नंबर निकाल, फोन कर, तेरे को वहां से मिल जाएगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। देखो प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी का जो वर्णन है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी में राजनीतिक दर्शन के स्वरूप का समग्रता में विश्लेषण किया गया है। ये फॉर्मेट के तहत तो आखिर यहाँ पर राजनीतिक दर्शन का किन विषय वस्तुओं का विश्लेषण किया जाता है? अबे ज्यादा नहीं है, अब कितना लोगे? 350, उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा। बहुत ठीक है, बताया तो चौखम्मा पर से देख लेना। अब एक पढ़ा लेने दो अच्छे से। जब मैं कहता हूं कुछ बताने की, तू लोग कहते हो कि पढ़ाइए, तो देखिए आप पढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी में राजनीतिक दर्शन का वर्णन मिलता है। राजनीतिक दर्शन में कुछ बेसिक चीजें लिखी गई है, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, वो क्या क्या बात करेंगे कि राजनीतिक दर्शन है क्या। पहले तो हम यदि ये समझ लेते हैं तो सारे आयाम ऑटोमेटिक समझ लेंगे। यानी पहले हम ये समझे कि राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन में अंतर क्या है और किसे कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान मोटा मोटी शब्द में देखो, राजनीति विज्ञान मोटा मोटी शब्द में कहा जाए तो यह राजनीतिक तथ्यों की बात करता है। अर्थ समझ लोगे, अन्य पहलू ऑटोमेटिक समझ में आएगा। राजनीति विज्ञान राजनीतिक तथ्यों की बात करता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यह राजनीतिक मुद्दों की बात करता है। राजनीतिक मुद्दों की बात करता है। जबकि राजनीतिक दर्शन क्या करता है कि अच्छा सभी लोग आ गए फटाफट। इसी तरीके से जितने लोग हैं, आरती सभी लोग को गुड आफ्टरनून। अब ध्यान से देखते चलो कि राजनीति विज्ञान बहुत से इसमें छात्र होंगे जिनका पॉलिटिकल साइंस वो होगा, ऑप्शनल का सब्जेक्ट होगा, तो वो भी अच्छे तरीके से समझे। हाँ, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, आश्वस्त रह। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान क्या है? तो ऐसा विषय जहां पर राजनीतिक तथ्यों का समग्रता में विवेचन किया जाता है उसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। अर्थात एक ऐसा विषय जो राजनीतिक मुद्दों की बात करता है, राजनीतिक तथ्यों की बात करता है, तो उस विषय वस्तु को कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। बात आती है राजनीतिक दर्शन की। तो दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है? जहां पर सारे पहलुओं की बात होती है, यानी राजनीतिक मुद्दों के साथ गैर राजनीतिक मुद्दों की भी। यानी फिलॉसफी क्या हो जाती है? राजनीतिक मुद्दों प्लस गैर राजनीतिक मुद्दों दोनों का क्या करता है? समग्रता में विश्लेषण करने का प्रयास करता है। थोड़ा सा और इसके अर्थ का व्यापकता में समझने का प्रयास किया जाए तो आपको समझ में आएगा एक चीज कि
राजनीतिक दर्शन में हम देखें तो तीन चार चीजें मिलता है। राजनीतिक दर्शन में तीन चार चीजें मिलती हैं। मुख्य रूप से क्या? राजनीतिक मुद्दे में तीन मुद्दे पॉलिटिकली रहते हैं, जिसे एक ट्रायंगल के आधार पर हम समझ सकते हैं, जिसे हम एक ट्रायंगल के आधार पर यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और सत्ता के भाव का मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात राजनीतिक मुद्दों के अंतर्गत हम किन विषय वस्तुओं की बात करते हैं? तो स्वतंत्रता, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी स्वतंत्रता क्या है, हम किन विषय वस्तुओं से स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इन विषय वस्तुओं का एनालिसिस किया जाता है। दूसरा क्या है? समानता, इक्विलिटी की जो भाव है उसका हमें विश्लेषण करते हैं। ठीक है। सत्ता, यानी सत्ता किस प्रकार की है? लोकतांत्रिक सत्ता है, प्रजा की राजतांत्रिक सत्ता है, कि बंदूक की नोक पर रखी हुई सत्ता है। जैसे चीन की सत्ता क्या है? एक प्रकार के बंदूक के नोक पे रखी हुई सत्ता है, माओवादी सत्ता है। वहां पर सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते हैं। सरकार के खिलाफ यदि कमेंट कुछ करते हैं तो सरकार आपको ऑटोमेटिक उठवा के ले जाके जेल में भी डाल सकती है, हर चीज कर सकती है। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको यह भाव होता है कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी हर विषय वस्तुओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। इन दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करता है। ये राजनीतिक मुद्दे हैं। अब दूसरा क्या आता है? गैर राजनीतिक मुद्दे। गैर राजनीतिक मुद्दे क्या है? गैर राजनीतिक मुद्दे में तीन चार मुद्दे होते हैं। यानी इसका नैतिक मूल्य क्या है, नैतिक अपरिहार्य क्या है, इन विषय वस्तुओं का नैतिक मूल्य क्या है, नैतिक अपरिहार्य क्या है, कि उसकी आवश्यकता क्या है। हम इन विषय वस्तुओं को, इनके आदर्शों की बात करते हैं, इनके आदर्शों की बात की जाती है। यहां पर शुभ क्या है, अशुभ क्या है, गुण क्या है, अवगुण क्या है, गुण क्या। इसी तरीके से एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, आप लोगों को पूरा विधिवत हर आयाम समझ में आ जाएगा। गुण क्या है, अवगुण क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इन सभी विषय वस्तुओं का जहाँ पे समग्रता में एनालिसिस होता है, उस भाव को हम क्या कहते हैं? गैर राजनीतिक मुद्दे। तो फिलॉसफी क्या करती है, पॉलिटिकल फिलॉसफी करती क्या है कि इन दोनों मुद्दों को, राजनीतिक मुद्दे और दूसरा गैर राजनीतिक मुद्दे, दोनों का समग्रता में विश्लेषण करती है, समग्रता में विश्लेषण करती है, विश्लेषण करती है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीतिक शास्त्र क्या है, राजनीतिक विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान भी राजनीतिक दर्शन का एक अनिवार्य, एक अभिन्न अंग है। यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी कहाँ से निकल के आई है, पॉलिटिकल फिलॉसफी का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से निकल के आया है, पॉलिटिकल साइंस का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से निकल के आया है, तो वो निकल के आया है पॉलिटिकल फिलॉसफी से। यानी यह कहा जाए कि पॉलिटिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राजनीति विज्ञान क्या है,
पॉलिटिकल फिलॉसफी का ही एक ब्रांच है जो उसके एक मुद्दे का, एक पहलू का एनालिसिस करता है। जिनके एनालिसिस करता है उन मुद्दों को राजनीतिक पॉलिटिकल इशू कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सत्ता, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार से संबंधित हर चीजों की क्या होता है, सूक्ष्मता से एनालिसिस किया जाता है। इस आधार पर हम देखें तो पॉलिटिकल फिलॉसफी को पॉलिटिकल साइंस का एक भाग माना जा सकता है। ठीक है, ये चीजें क्या है, ये दोनों के बीच संबंध है। यानी हम ये पूछे आप लोगों से कि राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन में क्या संबंध है, राजनीतिक दर्शन में क्या संबंध है, तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दर्शन यह पूरा भाग है, तो इसकी एक शाखा को, एक ब्रांच का जहां पर विश्लेषण किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं। यानी दोनों के बीच एक तादात्म्य संबंध है, दोनों को किसी भी दशा में अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों में एक ऐसा संबंध है कि यानी ये कहें कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक दर्शन से ही एक निकल के आई है। इसके गैर राजनीतिक मूल्यों से नीति शास्त्र का उद्भव होता है, नीति शास्त्रीय चीजों का उद्भव होता है। हम नैतिक मूल्यों की तरफ चले जाते हैं कि हमारे जीवन का नैतिक मूल्य क्या है, हमारे जीवन का में शुभ क्या है, अशुभ क्या है, गुण क्या है, अवगुण क्या है। हम इन सभी विषय वस्तुओं पर चर्चा करने लगते हैं। ये संबंध है, यानी ये तो हो गया संबंध की बात। या यदि हम यहाँ पर एक चीज पूछे कि इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे ये भी चीजें समझना है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर इतना है कि पॉलिटिकल साइंस का जो क्षेत्र होता है फिक्स्ड है, लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी का क्षेत्र व्यापक है। यानी कहने का मतलब कि पॉलिटिकल फिलॉसफी समुद्र है, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस क्या है, उसका एक ब्रांच रूपी नदी है। एक्सेप्ट नथिंग, दिस इज द रियल रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। Nobody can separate both section, political science and political philosophy, because both are included on the basis of idealism, मतलब विचारधारा के आधार पर they are connected to each other and they clarify the relation between political science and political philosophy। ठीक है, ये दोनों चीजें जो लड़के इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें भी थोड़ी चीजें समझ में आ जाएगी। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, फॉर विच यू कैन अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल वर्ड इन इंग्लिश वेरी इजिली, बिकॉज some philosophical words are very difficult to understand. For example, epistemology, metaphysics, हिंदी में कहें इसे तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तो बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। अब हम चार्ट पे चलेंगे, पीछे लौट के चलेंगे, इन चीजों को बखूबी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब करता क्या है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी करने का काम क्या करता है कि इन्हीं दोनों के संबंध का विश्लेषण भी करता है, इन्हीं दोनों के संबंध का संश्लेषण भी करता है, इन्हीं दोनों में जो व्याप्त कमियां हैं उसको परिष्कृत करने का मतलब एनालिसिस। देखो, क्रिटिकली एनालिसिस द सार, उसका कहते हैं कि उसका जो
मेन थीम होती है उस पे भी, थीम पे भी बात करता है, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिसाइज भी करता है, एनालिसिस भी करता है। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। बोथ are depend to each other. We should never clarify to political science and political philosophy. तो हमें कोशिश क्या करना है कि इन्हीं के संबंधों का विश्लेषण, संश्लेषण और परिष्कृत रूपों को समझने का प्रयास करना होगा। आगे की जो चीजें हैं आप देखिए, नेक्स्ट जो चीजें हैं, परंपरागत अवधारणा। परंपरागत अवधारणा में और आधुनिक अवधारणा में, यानी इन जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है इसको कहते हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट, इसको कहते हैं मॉडर्न कंसेप्ट। तो देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंड मॉडर्न कंसेप्ट। इन दिस ट्रेडिशनल concept we have studied about Plato, Aristotle and other political philosopher। ठीक है, यानी परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत हम किनका अध्ययन करेंगे? जो ट्रेडिशनली राजनीतिक दर्शन का स्वरूप है उनका विश्लेषण करेंगे। उसके अंतर्गत हम कुछ बेसिक चीजों का कुछ पॉलिटिकल फिलोसोफर है, जैसे हम लोगों ने कल प्लेटो को पढ़ा था। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि पॉलिटिकल प्लेटो के सामाजिक न्याय का स्वरूप इतना व्यापक है कि उसके एक आयाम से पॉलिटिकल साइंस का उद्भव हुआ। कल मैंने आप लोगों से बखूबी कहा, क्या आप लोगों को दिख रहा है कि वह भाव दिख रहा है? यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब कि both आर डिपेंड्स अपॉन टू ईच अदर्स, नोबडी डिफाइन अदर portions of traditional concept of political structure and social structure. Both are depend to each other. These are the parts of society. Nobody can define and analysis सेपरेट पोर्शंस ऑफ बोथ सेक्टर। हम कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति यह डिफाइन नहीं कर सकता है कि इतना सेक्टर पॉलिटिकल साइंस का है और इतना सेक्टर सामाजिक का है, क्योंकि समाज में रहेंगे तो सामाजिक चीज़ों का भी हमें ताना बाना सहना है और पॉलिटिकल चीज़ों का भी ताना बाना सहना है। यानी यूपीएससी के तहत कहा जाता है कि किसी भी विषय वस्तु का यदि मूल्यांकन करने चलते हैं मेंस के क्वेश्चन में, तो कम से कम 4 वे तो जरूर देखें: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक। ये क्यों कहा जाता है कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ सोसाइटी? ये सोसाइटी के पार्ट है। हम इसे कभी भी अलग करके मूल्यांकन करते हैं तो हम कभी भी समाज के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, एक उचित कंसेप्ट नहीं ला सकते हैं कि ये फील्ड इसका है, ये फील्ड इसका है। तो हमें इन दोनों चीजों को समझने का प्रयास करना होगा। अब परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत हम किनके बारे में पढ़ेंगे? परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत हमने 2 प्रकार से कहा था परंपरागत अवधारणा। तो यहाँ पे हमने बताया था कि आपको मुख्य रूप से 3 प्लेटो को पढ़ना है, दूसरा अरस्तु को पढ़ना है, उसके बाद अन्य जितने भी पाश्चात्य थिंकर हैं उनके भी बारे में पढ़ना है। मेनली हमें 2 लोगों के बारे में जानना और पढ़ना है, प्लेटो और अरस्तु को। तो प्लेटो ने पॉलिटिकल कंसेप्ट के बारे में क्या कहा वह निकल के आता है इनकी पुस्तक रिपब्लिक से।
रिपब्लिक में इसका डिटेल्स वर्णन है, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत से निकल कर आता है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत से ही यह निकल कर आता है कि किस वर्ग का क्या स्वरूप होगा और किसने कौन कौन से ज्वाइन करेंगे। जैसे प्लेटो के मूल ग्रंथ रिपब्लिक में सामाजिक न्याय सिद्धांत का समग्रता में अवलोकन किया जाए तो यह परिलक्षित होता है कि यह समाज में जो 3 वर्ग बनाए थे, दार्शनिक वर्ग, पुरोहित वर्ग, सैनिक वर्ग, यानी यहाँ पर जो 3 वर्ग बने थे, दार्शनिक, सैनिक और व्यापारी वर्ग, यहाँ पर इन्होंने दास का वर्णन नहीं किया था। उसका मूल उद्देश्य यह था कि उस समय धर्मतंत्र का राजतंत्र था और राजा के खिलाफ बोलने का औचित्य यही है कि जिस तरीके से इनके गुरु का हश्र हुआ है वही हश्र अन्य लोगों का भी होगा। इसलिए हमें कोशिश करना है कि इन चीज़ों को समग्रता में एनालिसिस करके शामिल करने का प्रयास करना होगा, तभी जाकर हम इनके मूल स्वरूप को सूक्ष्मता से समझ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि राजा जो दार्शनिक है उसका भी एक राजनीतिक व्यू होता है, राजनीतिक क्षेत्र होता है कि वह कभी भी कोई भी कार्य करे, कोई भी निर्णय ले तो संपूर्ण जनता के हितों को देख कर ले, अपने हितों को सर्वोपरि रख कर न ले। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि एक ऐसा दृष्टिकोण जिसके तहत राजा राजनीतिक हितों की पूर्ति करता है, राजनीतिक विषय वस्तुओं का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करता है, तो उस भाव को ही हम क्या कहते हैं, उस भाव को ही क्या कहते हैं, राजा का दार्शनिक अप्रोच कहते हैं। कि इसके तहत राजा ने अपने दार्शनिक अप्रोच को सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने का प्रयास किया। सैनिक वर्ग का राजनीतिक पहलू क्या होता है कि वह हर प्रकार के अनैतिक गैर राजनीतिक मुद्दों को हितों में सर्वोपरि मानते हुए सर्व कल्याण की भावना से अर्थात सबकी रक्षा के उद्देश्य से संपूर्ण समाज की रक्षा करने का प्रयास करे। यानी कहने का मतलब यही है कि इसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। व्यापारिक वर्ग का है कि बिना लालच, चोरी के, छिनैती के, लूटमार, भ्रष्टाचार किए जो सरकार का हक है, जो टैक्स दिया जाता है, व्यापारी वर्ग करे क्या कि जो सरकार को टैक्स देता है वह बिना भेद के, बिना लूट के, छिपाए वह उस भाग को प्रदान करता रहे, जिससे सरकार में, समाज में उचित सामंजस्य बना रहे। इस भाव को समझना बहुत जरूरी था वहां पर। तो हम इन विषय वस्तुओं को सूक्ष्मता से देखें और समझने का प्रयास किए कि किन किन विषय वस्तुओं को हमने समग्रता में देखकर मूल्यांकन किया। अब बात आती है अरस्तु। अरस्तु के ने क्या कहा? अरस्तु और प्लेटो में एक बात थी, एक संबंध था। वो संबंध को हम जरूर बताएंगे। यह गुरु शिष्य की परंपरा थी, जहां से आप सभी जानते हैं सुकरात के शिष्य प्लेटो के शिष्य अरस्तु के शिष्य विश्व विजेता सिकंदर। यह गुरु शिष्य की उत्कृष्ट परंपरा चली आई, जिसका भाव हर जगह दिखाई पड़ता है। सुकरात ने जो ज्ञान के सद्गुण की बात की, ज्ञान ही सद्गुण है, इस विषय वस्तु की जो बात की, उस भाव को
प्रत्यय जगत से देखकर मूल्यांकन करने का जो दृष्टिकोण कहीं प्राप्त हुआ, प्रत्यय के मतलब एक काल्पनिक जगत के माध्यम से वह प्लेटो के दर्शन में दिखाई पड़ता है। प्लेटो ने एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया, प्लेटो ने दो दुनिया का वास्तविक रूप से निर्माण किया। वो कहते थे कि दो दुनिया है, एक काल्पनिक जगत है और दूसरी व्यवहारिक जगत है। कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी वस्तु सही होगी, ठीक है, दे रहे हो तो इन विषय, कल से ना हम तुम लोगों को एक काम कर रहा हूँ, मेंस की आंसर राइटिंग का पूरा जब तक यूपीएससी का मेंस नहीं होता है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का मेंस नहीं होता है, डेली एक काम करूंगा, डेली कल इन चीजों को कोशिश करूंगा। आज यदि हो जाता है तो कल मेरे भाई सुन, तू पहला इंसान है, देख मैं बखूबी इस चीज का जरूर तुझे जवाब दूंगा मेरे लाल, कि तूने कहा कि बिना सिर पैर का हो रहा है ना। यदि तुम सूक्ष्मता से पॉलिटिकल फिलॉसफी का समग्रता में अध्ययन किया होता तो ये भाव नहीं आता। जिस तरीके से तुमको लगता है ये जो कंसेप्ट है, एक बार कोई भी चीज देख लिया करो, उसके बाद चीजें किया करो। देखो जो ये कंसेप्ट है किसी हर चीज का, तुम किसी भी मेरी किताब छोड़कर तू किसी भी किताब में दिखा देना, जो कहोगे वो मैं हारने के लिए तैयार रहूंगा। जितना जो भी चीजें हो, मैं वो नहीं कहता हूं, मैं खुल के बोलता हूं, ठीक है, मैं खुल के बोलता हूं। इस तरीके का कंसेप्ट तुझे किसी भी बुक में मिल जाए तो दिखा देना। मैं भी देखता हूं कि किस किताब में, मैंने भी फिलॉसफी के हर आयाम पढ़ा है, सूक्ष्मता से देखा है, डॉक्टरेट हूं, ठीक है। और जो चीजें तुम कह रहे हो ना, फिलॉसफी में मार्क्स न आने वालों की सबसे बड़ी कमी यही है, ठीक है। उन्हें समग्र दृष्टिकोण दिया जाए तो उन्हें लगता है कि इस तरीके से हो रहा है। तुलू को क्या है कि बीए के लेवल तक पढ़े हो, एक धड़ेल से इसके बाद क्या कहते हैं, इस तरीके से नंबर नहीं मिलता है। मैं पिछले 4 वर्षों से यही काम कर रहा हूं। यदि विश्वास तुलू को गूगल पे एक बार सर्च करके देख लो, सारी तुम्हें किताबें मिल जाएगी, ठीक है। तुम लोगों को आज समाज में जो चिकनी चिकनी बातें करता है, जो इधर उधर बलगराने की बात करता है, उन्हीं की पूछ है। तुलसीदास की यदि तुलो को पढ़े होगे तो तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ लो, वहां पे सही चीजें कह रहे हैं, ठीक है। मत जवाब दे प्रियंका, मत जवाब दे। कुछ लोग काबिल है, वो झूठ बोल रहा है। यदि यूपीएससी का मेंस, यूपीपीसीएस का मेंस लिख रहा है बंदा, तो उसका वो लेवल ही नहीं है। वो यदि धर्मेंद्र सर से पढ़े होते ना तो ये लेवल तेरे में, तुम्हारे यहाँ नहीं रहती, ठीक है। मैं वहां पे मेंस की कॉपी चेक करता था और सारा फिलॉसफी का मैं ही देखता था, तो तुमको वो चीजें नहीं देखने को मिलती, ठीक है। क्या मैं बोलूं, हद है। भवकाल में दुनिया बहुत आगे निकल गई है, ठीक है। देखो मैं क्या करना है, दुनिया विचित्रता है और विचित्रताओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है। थोड़ी सी पढ़ के आते हैं और फिलॉसफी को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। फिलॉसफी
अब देखो, मैं विशेषता बता रहा था, मैं क्या बोलूं, लोगों को लगता है तुझे फिलॉसफी रियल में यदि ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो मैं गारंटी ठोक के दे रहा हूं ना, धर्मेंद्र सर की पढ़ाई हुई, धर्मेंद्र सर और भी व्यापक पढ़ाते हैं। जो धर्मेंद्र सर की तू बात कर रहे हो ना, तो धर्मेंद्र सर की बहुत ठीक है, बहुत व्यापक होता है। मैं लगभग 4-5 साल से सर को जानता हूं, हर चीजें हैं। ठीक है, अब देखो विशेषता में हम देखते हैं, हद है यार, वही बनिया बुद्धि वाली चीजें ही परिहार्य है। करो, देखो स्वतंत्रता की बात, समानता की बात और सत्ता की बात, यानी विशेषता के अंतर्गत, राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत हम 3 विषय वस्तुओं का सूक्ष्मता में एनालिसिस करते हैं। वो 3 विषय वस्तुएं क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, का अधिकार क्या है, अधिकार क्या है, राजनीतिक रूप से हम किन किन विषय वस्तुओं पर स्वतंत्र हैं और क्या क्या चीजें करते हैं। ठीक है, दूसरी चीजें क्या है, समानता की बात है। समानता की, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलता हूं मेरे भाई, तुम गलत फहमी में हो। ठीक है, मैं अपने बारे में नहीं, तुलों के भले में ही हमेशा बोलता हूं। ठीक है, समानता की क्या कंसेप्ट है, देखो यहाँ पे 3 दार्शनिक हैं और तीनों ने अलग अलग तरीके से स्वीकार किया है, तीनों ने अलग अलग दृष्टिकोण से स्वीकार किया है। यानी एक में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की भावना, समानता, समानता और तीसरी सत्ता, सत्ता। तो सत्ता के आधार पर, सत्ता के आधार पर राजनीतिक, ठीक है, सत्ता के आधार पर जैसे कहा जाता है कि मनुष्य स्वतंत्र रहने के लिए अभिशप्त है। आप लोग यह कंसेप्ट पढ़े होंगे रूसो का कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, यानी कहने का मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। स्वतंत्र जो रूसो का कंसेप्ट है वह सत्ता के तरफ दिखाई पड़ता है। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता के संदर्भ में, तो यहाँ पर एक उपयोगितावादी दार्शनिक थे जिन्हें हम मिल के नाम से जानते हैं। मिल इथिक्स, आप लोग बेसिक चीजें पढ़े होंगे, आजाद सर ने आप लोगों को बेसिक इथिक्स पढ़ाते हैं, तो वो उपयोगितावादी में बेंथम मिल सिजिविक जो सुखवादी दृष्टिकोण है, जो स्वतंत्रता के संदर्भ में मिल का जो दृष्टिकोण है, जो मिल का दृष्टिकोण है उसमें आप सुखवादी या उपयोगितावादी दृष्टिकोण में, इथिक्स में उपयोगितावादी दृष्टिकोण जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तुम्हें जितनी, एक बात कह रहे हैं, यदि तुम्हारे जितनी फिलॉसफी तुम्हें आती होगी, ठीक है, अब जाने दो, कुछ लोगों की खासियत होती है, मत जवाब दो। वो कहावत कही जाती है ना कि हाथी चला जाता है कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो कुछ लोग होते हैं अपने आप को ज्यादा ही नहीं, कुछ ब्लॉक मत करना, ऐसी चीजें नहीं, वो अपनी भाव को प्रदर्शित कर रहा है तो करने दो। मैं कभी नहीं कहता हूं कि इन्हें ब्लॉक करो, बोलो उसकी जबान खराब है, यही तो उसे नैतिकता की शिक्षा चीजें है, मैं क्या बोलूं।
उपयोगितावादी दार्शनिकों में आप लोग 3 नाम पढ़े होंगे, बेंथम, मील, सिजविक। उपयोगितावादी दार्शनिकों में 3 नाम आप लोग पढ़े होंगे, बेंथम, मिल, सिजविक। तो मिल का जो दृष्टिकोण रहा है, ठीक है, मिल का जो दृष्टिकोण रहा है हमेशा क्या है, स्वतंत्रता को अधिक पहलू के पक्षधर थे, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिक पक्षधर थे। वो स्वतंत्रता पर अधिक निर्भर करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य के अंतर जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उदारवादी उपयोगितावादी जो दृष्टिकोण निकल के आया 16वीं शताब्दी में, उसमें मिल का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पूरी की पूरी ब्रिटेन की जो आइडियोलॉजी है उसको बदल के रख दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल का जो दृष्टिकोण होता है स्वतंत्रता राजनीतिक पक्ष में, वह स्वतंत्रता के भाव को उजागर करने की। अब स्वतंत्रता के कई मायने होते हैं, वैचारिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता। यही सारे विषय वस्तुओं को सूक्ष्मता में उजागर कर मूल्यांकन करने की जो भाव देता है, वह राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत, राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत आता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंतर्गत इन विषय वस्तुओं को हम सूक्ष्मता से देखते हैं। तो मिल ने कहा था कि मनुष्य के सभी प्रकार की स्वतंत्रता का सूक्ष्मता में जहां पर अवलोकन किया जाता है, वह पॉलिटिकल फिलॉसफी का क्षेत्र होता है, जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य की वर्तमान प्रासंगिकताओं को देखते हुए मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, ये तीनों अवधारणा में आप एक चीज और पढ़ेंगे, रॉबर्ट समानता के आधार पर। तो समानता के जो गुण दिए उसमें तो रॉबर्ट नाजिक, इस तरीके से फिगर बना के आप लोग लिखिए। देखिए हर चीज में देखो, रॉबर्ट नाजिक थे जिन्होंने समानता के बल पर राजनीतिक दर्शन के अन्य पहलुओं का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। तो हमें इन्होंने कहा था कि मनुष्य के अंदर जितने भी प्रकार की समानता है, जो सभी प्रकार की समानताओं का यथार्थ है, उन विषय वस्तुओं का हम सूक्ष्मता से एनालिसिस करते हैं। उन भावों का जहां पर एनालिसिस किया जाता है वही है राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है। अब हम उसके कुछ बेसिक पहलुओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इनमें कमियां क्या क्या थी। इनमें कमियां क्या क्या थी, आलोचनाएं कहाँ कहाँ मिलती है। तो राजनीतिक दर्शन का जो क्षेत्र हो जाता है अत्यंत व्यापक हो जाता है। जब व्यापक हो जाए